बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बसात और मैं शकील रामे। हम जैसा कि सब जानते हैं इस वक्त, बल्कि अभी बहुत ज़्यादा ये मौजू जो है कि हॉट टॉपिक बना हुआ है कि कुछ दिन पहले अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पे हमला कर दिया था। अब जब वो हमला हुआ तो उसमें जो कि उसके जो आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो रहे हैं, तो उसमें ये भी हो रहा है कि जब ईरान ने कि जितनी भी बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं रीजन में, चाहे रीजनल कंट्री में, जो है कि अरब कंट्रीज़ में, उन पे हमला शुरू किया और रिटेलिएट किया। इससे और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। फिर जो हुआ अभी 3-4 दिन पहले, वो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को बंद करना शुरू कर दिया। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आयल के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ से 2-3 और बड़ी अहम चीज़ें कि जो आती हैं, मसलन कि दुनिया की अगर हम देखा जाए तो मोर दैन 30% जो कि मेजर फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अगर हम देखें जो 5 ममालिक हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर और गल्फ, एक दो, कि ये 23% इसकी अमोनिया की एक्सपोर्ट करते हैं और 34% यूरिया की एक्सपोर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये चैलेंज ना सिर्फ ऑयल का होने वाला है, बल्कि लॉन्ग टर्म में ये एग्रीकल्चर और फूड का भी चैलेंज क्रिएट कर दे सकता है। मगर इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को भी क्रॉस रोड्स पे ला खड़ा किया। एक तरफ ईरान है कि जो हमारा एक ब्रदरली कंट्री, हमसाया मुल्क है, जिसके साथ भी हमारे बड़े हिस्टोरिकल रिलेशन है। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेशली हमारा सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को बड़े ही यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ला खड़ा कर दिया। मगर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अपना रोल प्ले कर रही है। अभी तक की जो कोशिश है उसके मुताबिक तो ये है कि जहाँ पर अभी जंग एक्सपेंड नहीं कर सके अमेरिका और इसराइल, हालांकि वो चाहते हैं कि जंग एक्सपेंड हो और अभी तक तो नहीं कर सके। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे कि एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या है इस पूरे क्राइसिस में, दूसरी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पे इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, स्पेशली जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हम जब हम डिज़ास्टर के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज मदऊ किया हुआ है। डॉक्टर रिजवान नसीर जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, आपने PhD चाइना से की हुई है और आपने पोस्ट डॉक लंदन से किया हुआ है। और दूसरे हमारे गेस्ट जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप पहले भी इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, डॉक्टर आमिर दरानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। मैं तो अक्सर कन्फ्यूज हो जाता हूँ कौन सी करूँ, तो फिर मैं सिंपल कहता हूँ ये CEO हैं री एनर्जिया के, क्योंकि इनकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है और इन दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इन्होंने सर्व भी किया हुआ है। तो डॉक्टर रिजवान साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। जब आप ये पूरा सिनेरियो देख रहे हैं कि जिसमें ये कि सिचुएशन रोज़ ब रोज़ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, इसमें आप कैसे क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली क्या रोल प्ले किया और आप इस डिप्लोमेटिक रोल को कैसे देखते हैं? जी शकील रामे साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपके सवाल से शुरू करते हैं कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ जा रही है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जंग जो है इस टाइम, अमेरिका ने जो अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे पहले, वो 72 घंटे के अंदर 24 से 48 घंटे में वो अचीव कर लिए थे, जिसमें उनका सबसे बड़ा टारगेट ये था कि आयतुल्लाह अली खामनेई जो कि उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनकी असैसिनेशन वो उन्होंने करके उन्होंने समझा कि इसके बाद रजीम चेंज हो जाएगा। हमें देखें, मीडिया की पल्स पे लेनी होती है कि अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ जंग जो शुरू की गई वो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के की गई। बिल्कुल। अगर जब ये शुरू की गई उसके बाद आप ये देखें, अभी तक अमेरिका ने और इसराइल ने कोई ऐसा टारगेट हिट नहीं किया जिसमें कहा जाए कि ये देखें हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी डाउन। ये बड़ी अहम बात की है आपने कि यानी कि जो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उस पर तो है ही कुछ नहीं। जी, अब आ जाती बात, वो बड़े खुश थे कि इसमें आपने देखा होगा कि रजा शाह पहलवी के बेटे जो वहां पे हैं, स्टेट्स में हैं, उन्होंने अपने बयान देने शुरू कर दिए, मैं ईरानियन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। बिल्कुल। तो आप ये देखें, आयतुल्लाह अली खामनेई की असैसिनेशन के बाद बहुत कोशिश की गई कि रजीम चेंज के लिए लोग बाहर आए। लोग बाहर आए लेकिन सपोर्ट में, अपोजिशन में कोई बाहर नहीं आया। अब बताने का मकसद ये है कि जंग जिस तरह चल रही है, इस जंग को अगर हम देखें, ये बिल्कुल वही जंग होने जा रही है जो 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। उस टाइम अगर आपको याद हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यही कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के हाथ में। जब हैंस ब्रिक्स चीफ इंस्पेक्टर IAEA एंटर हुए, इंस्पेक्शन की, कहते कोई कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद कहा गया नहीं, या सद्दाम हुसैन के ऊपर से निजात दिलानी है लोगों को, इराकी लोगों को। अच्छा, ये देखिए
दे कीप चेंजिंग नैरेटिव्स। ये जो बड़ी खतरनाक बात है, इसका मतलब है ये जंग लंबी होने जा रही है। जब ये जंग लंबी होगी, इसमें अमेरिका और इसराइल ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर सकते हैं? बल्कि हम जब देखते हैं कि जब ये खामिनेई की शहादत हुई तो उसके बाद उनके बेटे ही एक नए यानी कि नए सुप्रीम लीडर बन गए। पहला ऑब्जेक्टिव तो इनका फेल हो गया। अब हम इस में देखते हैं जैसे दूसरा जो पहलू है, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मगर जो इसका दूसरा पहलू है, क्योंकि हमारे आज प्रोग्राम में ज़रा वही डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को आप कहाँ रैंक करते हैं इस पूरे प्रोसेस में? पाकिस्तान क्या कर रहा है? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक, उसे कहूंगा, चैलेंज का शिकार है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी का रोल बड़ा प्रोएक्टिवली प्ले कर रहा है, जिसमें एक साइड पे हमसाया मुल्क और ब्रदर मुल्क ईरान है, तो दूसरी साइड पे हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ सऊदी अरेबिया ब्रदरली कंट्री है, और जिसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पे है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो शटल डिप्लोमेसी है, ही इज हॉपिंग फ्रॉम हियर टू सऊदी अरेबिया, वापस आते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब गए, फिर वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब गए। हमारी पूरी की पूरी कोशिश डी एस्केलेशन के ऊपर है। डी एस्केलेशन इस वजह से कि अगर ईरान अटैक कर रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, ईरान का कहना यह है कि वो अपने अमेरिकन बेसिस या अमेरिकन टारगेट्स को अटैक करें, लेकिन टेरिटरी तो वो वहां की है ना, जैसे कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, इराक है, ये टेरिटरी तो उनकी है। तो मैं ये समझता हूँ इस टाइम जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो ग्रेट पावर्स पे भी होती है। देखें, जब भी दुनिया में बहुत बड़े मसाइल हुए जिसमें ग्रेट पावर्स का रोल डिनाई नहीं कर सकते, जंग शुरू होती तो उसमें ग्रेट पावर्स आ जाते थे कि इस जंग को रोका जाए, ये वर्ल्ड वार ना बन जाए। मैं इस चीज में थोड़ा परेशान भी हूं कि इस टाइम जो ग्रेट पावर्स हैं, दे आर पेइंग अ लिप सर्विस ओनली। आप किन के मतलब बात कर रहे हैं, जो कौन सी ग्रेट पावर है जिनके मतलब आप बात करना चाह रहे हैं? इसमें मेरा इशारा जो है वो चाइना के ऊपर है, मेरा इशारा रशिया के ऊपर है, मेरा इशारा जो यूरोपियन ताकतें जिनके पास वीटो पावर है। इमैनुअल मैक्रोन साहब ने एक रोल प्ले करने के लिए ऑफर दी है, अभी आज के उसमें बयान आ गया, लेकिन किसके लिए की है? कि इजराइल और लेबनान के दरमियान, यानी कि ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान नहीं, लेबनान जिसमें हिजबुल्लाह और उनकी जंग चली उसके दरमियान। मैं ये कहता हूं उन्हें रोल प्ले करना चाहिए, यूके को, क्योंकि ये नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। बिल्कुल है। परमानेंट तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस, लेजिटिमेट है, वहां पे रेजोल्यूशंस आ रही हैं, लेकिन रेजोल्यूशंस को मैं ये समझता हूं कि इस तरह से डी एस्केलेशन सबके हक में है। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ कि जंग प्रोलॉन्ग हुई तो एक वॉर गेम्स में कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, तो उसमें अमेरिका का बहुत नुकसान होगा। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका अभी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा एक बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, अगर खुदा खासा ये फेल होती हैं तो जंग होती है, यानी कि रीजनल जंग फैलती है, तो फिर पाकिस्तान क्या होगा, इसके पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट होंगे, उस पर बात करेंगे। अभी मैं जब बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपने दूसरे गेस्ट जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद रानी साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर अहमद, आपकी बड़ी गहरी नज़र है दुनिया की एनर्जी पे, आपका इनको देखते रहते हैं। दुनिया में जब डिज़ास्टर्स आते हैं जिसमें मैन मेड भी हैं, जिसमें नेचुरल भी होते हैं, मतलब मैन मेड की बात करें, अभी जो जंग हुई है, आप कैसे देखते हैं कि एनर्जी मार्केट में शॉक्स कहाँ आएंगे, या डिज़ास्टर का दुनिया की इकानमी पे क्या असर होगा? जी शुक्रिया बहुत बहुत। शकील, देखिए, पहली बात तो ये है कि डिज़ास्टर, जहाँ तक आपने ये बात की कि जो ये जितने डिज़ास्टर आजकल आ रहे हैं ये मैन मेड, एक्चुअली हर आजकल डिज़ास्टर मैन मेड ही होता है, चाहे जंग हो चाहे माहौलियाती डिज़ास्टर हो, क्योंकि वो सारा हमारे इंसानों की वजह से। बेसिकली जो इस वक्त असरात हैं, इस पर मैंने पहले भी आपसे शायद बात की थी कि एनर्जी जो है ना, सिर्फ, और आपने अपनी ओपनिंग लाइन में भी शुरू में यही बोला कि सिर्फ असर एनर्जी पे नहीं पड़ रहा, एनर्जी का लिंकेज, बिकॉज अगर आप खाम तेल को देख लीजिए तो खाम तेल जो है वो एक किस्म का डॉलराइज, अगर आपको याद है ना, हम कहते हैं कि वो डॉलराइज्ड इकोनॉमी है, ट्रेड डॉलराइज है, तो जो पेट्रो डॉलर 70 का इमर्ज होता है वो इसीलिए होता है कि उसका लिंकेज। तो अभी आपने देखा कि पिछले चंद दिनों के अंदर डॉलर की कीमत में बतदरीज एक इजाफा हुआ है, ठीक है। जो शुरू पिछले 2-3 सालों से डॉलर गिर रहा था तनासुब में सारी दुनिया में करेंसीज के, और वो ट्रंप चाहता भी यही था कि वो गिरे, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़े थोड़ा सा, वो बड़े पुराने ज़माने की उसकी माशी सोच है, तो उसने इसको बेहतर, तो अब जो इस्तेहकाम था डॉलर का वो चंद दिनों के लिए बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर ये 150 से ब्रेंट और ये आगे एक्सीड करे, ज़्यादा हुए, तो फिर हम देख सकते हैं कि डॉलर में शायद फिर मंदी पाए, उसकी और वजूहत हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर डॉलर, हम अगर इसको अपने, अच्छा, इस पर मज़ीद बात करते हैं, मुझे एक बात बताइएगा आप, जब आपने डॉलर की कीमत बढ़ रही है, कंपेरेटिवली बेहतर हो रही है,
तो पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट का क्या बनेगा? हमारा तो पहले बहुत ज़रा हाई है। इस पे देखिए मैंने इनफैक्ट परसों एक जगह कहा भी यही था जरीदे को कि हमें ज़्यादा फ़िक्र, मुझे जैसे लोगों को ज़्यादा फ़िक्र इसकी नहीं है कि तेल मुयसर होगा, महंगा हो जाएगा। मुझे फ़िक्र ये है कि जो असल हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे नकलो हमल पे, और ये क्योंकि 80% जितना हम तेल वेल सारा ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासतौर पर डीजल इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये सारा जा रहा है हमारी नकलो हमल पे। उस नकलो हमल में हमारी मुआशी नकलो हमल भी है, समाजी नकलो हमल भी है, उसमें हमारे सारे इंडस्ट्रियल फूड हर चीज़ उसके मिलिट्री अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं मिलिट्री। और हाँ, ये मैं इसलिए खुद बोलना नहीं चाह रहा था, शुक्र है आपने कह दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। तो हमें जो इस वक्त हमने काफ़ी कीमत को कंट्रोल किया हुआ है। पिछले आपने देखा कि काफ़ी हद तक कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं डायनामिक्स कह के, लेकिन इशू ये है कि स्टेट बैंक ने, अगर हम इस वक्त रियल एक्सचेंज रेट पैरिटी देखें तो हम उसके कहीं ऊपर नीचे 10% के अंदर ही हैं। तो लेकिन अगर ये फटता है, यानी डॉलर के और रुपए का जो आपस में तनासब है, अगर ये थोड़ा सा तबाही की तरफ जाता है और रुपया डिप्रिशिएट होना शुरू होता है, उससे एक तो हमारी जो एक्सटर्नल बर्डन्स हैं, हमारे फिजिकल सिचुएशन है, हमारे जो डेट सिचुएशन है, हर चीज़ जो है ना वो एकदम आउट ऑफ वैक चली जाएगी, क्योंकि हम एक बहुत इस पे मज़ीद बात करेंगे। अभी हम अपना जो रीजनल बात थी उसकी तरफ वापस आने, सॉरी मैं आपको जगल कर रहा हूँ कभी एक से दूसरे में, कि जब हम जो बात कर रहे थे पहले वाली कि इसका यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर आ रहा है जो इसके आयल जी। तो ग्लोबली देखिए, ग्लोबली जो लोग आपने ऑलरेडी देख लिया, हालांकि ये मार्केट्स का ना, ये मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं समझाऊँ नाजरीन को कि मार्केट्स जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, लेकिन हालांकि उनका जो असल इम्पैक्ट होता है जो ट्रेडर के ऊपर, मैं मिसाल लेता हूँ, मसलन एयरलाइंस को देख लें। PIA ने लोकली कह दिया जी हम 26% किराए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि PIA ने शायद फ्यूल हेज नहीं लिया हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि जो बाकी एयरलाइंस हैं उनमें किराए सिर्फ मुकाबले यानी कंपटीशन की वजह से, यानी इस वक्त टर्किश ने किराए ऊपर किए में, गल्फ की एयरलाइंस ने नीचे अपने रखे में बढ़ाए नहीं है। वो इसलिए कि हर कोई फ्यूल हेज करके बैठता है, यानी वो कहता है कि जी ब्रेंट अगर 125 से 75 तक रहे तो हम हेज कर रहे हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। उस हेज में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये दुनिया का निज़ाम इस तरह चलता है। तो इसी तरह हुकूमत भी, अगर आप पाकिस्तान को देखें, लेकिन पाकिस्तान से मैं पहले आपको दुनिया बता दूं, लेकिन दुनिया में चूंकि आपने पाकिस्तान देखा हमने एकदम 55% रुपए कीमत बढ़ाई, तो दुनिया में इस वक्त जो, अगर आप सिर्फ यूरोप को उठा लें, यूरोप में इस वक्त सिर्फ सब्जियों के ऊपर, क्योंकि आप ये देखिए यूरोप की ज़्यादातर सब्जियां एक जगह नहीं होती, वो ज़्यादातर होती हैं ये नीदरलैंड्स और ये नॉर्दर्न, जर्मनी में आती हैं, जो जर्मनी में आती हैं, स्पेन से भी कम आती है, लेकिन नॉर्दर्न से, यानी इस वक्त तकरीबन अगर आप देखें 100 बिलियन यूरो से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड से आ रही है सब्जी और ये टमाटर और इस तरह। तो उनमें ऑलरेडी आप देखिए 20 से 30% का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है शेल्फों पे। ग्रीस में तो चीखें निकल गई हैं लोगों की। तो वो ये इसलिए नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर होता है ना वो एकदम हाथ खींच लेता है, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है। अमेरिका में पंप प्राइस फिर आप देखिए 18% बढ़ी, फिर 37% बढ़ी। तो लोग जो आप देखिए ना, यहाँ पर बड़ा फंडामेंटल और सवाल भी है कि अमर, आप हमेशा इसको कहते हैं कि लिबरल इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में तो मार्केट फोर्सेस तो फंसा देती है मुल्क को। नहीं, वो आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, आप मुझे ना फंसाइए इस वक्त, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं टोटली लिबरल इकोनॉमिस्ट की तरफ बिलीव करता हूँ। लेकिन बात यह है कि देखें, थोड़ा बहुत स्टेट कंट्रोल, रेगुलेटरी और सारा होता है, लेकिन मार्केट्स में इंटरफेयर करना नाजायज़ है, ये तो मैं बात आपकी मानता हूँ। आप ये भी देखिएगा कि अगर हमने ये जो प्राइस पैरिटी है, अभी मैं एक छोटी सी आप मुल्क की मिसाल ले लीजिए, आज की खबर क्या है, 1.25% के मार्जिन जो कि पंप वालों का है, ठीक है, जो कि हुकूमत ने खा लिया इस इजाफे में। अब पंप वाले इससे खुश नहीं है कि पेट्रोल मिल रहा है, पंप वालों को ना इंसान की भलाई का पता है, वो सिर्फ उस 1.25% मार्जिन के ऊपर हुकूमत कह रहे हैं हम कल से पंप बंद कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो जंग, और यहाँ पे वापस आते हैं जो आपने बात की कि इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट जो सबसे बुरा है ना इस तरह की चीज़ों का, ये जंग चाहे तवील हो चाहे जंग चंद अरसे में, इसका इम्पैक्ट जो है इंसानी जो हमारी ग्रीड जिसको हम कहते हैं, लालच, और ये जो है ये सिर्फ फ्री मार्केट की वजह से नहीं होती। इंसान बेसिकली एक लालची आदमी है। यहाँ पे रेगुलेशन और नेशनल सिविक ड्यूटी और ये जो है ना हम आंगी, इसका बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग। यही ऑर्डर अगर आप देखिए यूरोप में पंप में वो जो जितनी उनके नॉर्मल लाइफ गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं वो वहीं स्टडी जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में उसका आप अलग असर देख रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो मैसिव मूवमेंट्स हैं जी, स्ट्राइक कर देंगे, पंप बंद कर देंगे 1 रुपए के पीछे, ये जो है ना ताजरान का जो
गुंडागर्दी पाकिस्तान में, मैं इसको ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। ना हम टैक्स में इनको काबू कर सकें, ना ये जब तक हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करेगी। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि जो ताजरान की यहाँ जो हमारा बिजनेसमैन है उसकी जो गुंडागर्दी, आपने अल्फाज यूज़ किया, मैं नहीं ये यूज़ करूँगा, मगर इनकी जो कि मन है कि हट दर्मी मैं कहता हूँ कि ये जो इनके अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। तो अभी दोबारा हम आपसे बात करेंगे स्पेशली इसके कंटेक्स्ट में कि जो कि हमारा रुपये का डेप्रिसिएशन का ख़तरा हो सकता है या उसकी वोलेटिलिटी का। डॉक्टर रिजवान, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो हमने अभी तक प्ले की है, वो आप बताएं कि जब जंग को कंटेन करने में कितना उसका रोल है, फिर अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में ये एक्सपैंड करती है तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे या इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या असर पड़ सकता है? रामेश साहब, आपका सवाल वो है जिसमें खासतौर पे इंडियन भी पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर पाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से बहुत ग्रेटर इन्फ्लुएंस रहा है ऑन सऊदी अरेबिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का सपोर्ट है टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, दे ऑलवेज रिलाइड ऑन पाकिस्तान। आप ये भी देखें कि सऊदी अरब ने ये माहिदा अमेरिका के साथ नहीं किया। इतनी बड़ी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है सऊदीया में और सऊदी अमेरिका में, बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी का माहिदा पाकिस्तान से किया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उन्हें ट्रस्ट है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के, इंडियंस ने क्या किया है? इंडियंस ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए एक महाज खोल दिया जाए, और वो है थ्रू अफगानिस्तान। हाँ, आपने देखा होगा कि जंग शुरू होने से 2 दिन पहले, यानी कि मैं उसे कहूंगा चले 24 घंटे पहले कर लें, पाकिस्तान को एंगेज किया जाता है थ्रू अफगानिस्तान। और उसमें जब पाकिस्तान को पूरी तरह से एंगेज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो रिगर, जो स्ट्रेंथ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब वो न्यूट्रलाइज करना कैसे था कि पाकिस्तान उधर मसरूफ हो जाए और ये इधर से। आप ये देखें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। मोदी जो ही लैंड करता है वापस, उसके 48 घंटे बाद जंग शुरू हो जाती है। और मोदी की स्टेटमेंट चेक करें जरा, वो कहता है कि इजराइल इज अ फादरलैंड। मैं वैसे उसे मॉक नहीं कर रहा, उन्होंने लफ्ज यूज किया, इजराइल इज अ फादरलैंड और इंडिया इज अ मदरलैंड। आप ये देखें, चलो हम दोनों की शादी करवा देते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि उसमें वो इंडिया I2U2 जो मुआहिदा है पैसिफिक में, और इधर भी है क्वाड और I2U2, अमेरिका के साथ पार्टनर है। और ईरान में चाबहार के ऊपर कहता हुआ था कि हम भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो वो जो एक डबल स्टैंडर्ड है, एक तो वो एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ थी उसको न्यूट्रलाइज करना था। अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ऑफर किया है कि इसके नेबरहुड में, इसके बिल्कुल नेबरहुड में कोई ऐसा ना हो कि 2 चीजें हैं सामीन और नाजरीन के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता ईरान की गवर्नमेंट यहाँ से स्टम्बल होती है, एक नई गवर्नमेंट बिठा दी जाती है जो प्रो इजराइल होगी, तो आप ये समझे इंडिया पहले से हमारे बलूचिस्तान में जो मामला कर रहा है, कुलभूषण यादव या भेजते, तो एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट उधर आ जाएगी, तो क्या होगा कि हमारा बलूचिस्तान उधर से भी इनसिक्योर हो जाएगा। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि यही रजीम वहां पे सस्टेन कर जाए। ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, दिस इज माय ओपिनियन। दूसरी बात कि अब अगर वहां पे ये सस्टेन कैसे कर सकता है, 2-3 चीजें हैं। अभी हम ये सुनते आए हैं, अमेरिकन जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कहते हैं कि ये एक रिलीजियस फैनेटिक्स का ग्रुप है। और जब आप ये देखें, ओवल ऑफिस में तमाम एवेंजेलिकल क्रिश्चियन क्लैरिक्स ने जाके दुआ करवाई है कि ट्रंप को इसमें फतह हो। दूसरी साइड पे कल नेतन्याहू का जो बयान, जिसपे कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो उसका AI जनरेटेड है, लेकिन वो बयान क्या है कि मसाया तब आएगा जब ईरान को फिनिश कर दिया जाएगा। ये वो चीज है, मैं ये समझता हूं कि जो किताबों में लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, ये वही एक, मगर वो ईरान से रिलेटेड नहीं है, वो तो अरब से आता जाके कि जब अरब पे कब्जा होगा, जब सारी चीजें होंगी, तब उनका वो मिसहा आएगा। लेकिन उसके बयान में इसमें भी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। चलती रहेगी, इसका मतलब है वॉर इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड। जंग अभी आसानी से खत्म नहीं होना चाह रहे, वो चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं एक्सपैंड हो। उनकी जो बेसिक है ना, आप देखें, वो तो चाहते हैं एक्सपैंड हो। अभी जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो उसमें तो वो चाह रहे हैं। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता ये जंग एक्सपैंड होती है रीजन में, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा डिप्लोमेटिकली? देखें, जंग जितनी भी एक्सपैंड हो जाए, आपके सामने कभी किसी ने सोचा था कि रूस की वॉर जो इतनी यूक्रेन के साथ एक्सपैंड हो जाएगी? किसी ने भी नहीं सोचा था। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस फूट पड़ा। आमिर साहब इस पे ज्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे। उसका क्या हल निकला
कि अमेरिका ने कोशिश की, मैं खुद उस टाइम पाकिस्तान से बाहर था, वहां पे यूरोप में क्या हुआ, एनर्जी की प्राइसेस ऊपर चली गई अचानक। हाँ बिल्कुल। उसका उन्होंने ऑल्टरनेट ढूंढा। आप अगर आज देखें कि कल वेनेजुएला की जो वहां पे प्रेसिडेंट है उसने अलाउ कर दिया है कि वहां से ट्रेड शुरू हो जाए, अमेरिका की तरफ चला जाए, ऑयल चला जाए। दूसरा क्या होगा, अमेरिका ने सैंक्शंस उठा दी रशिया के ऊपर से, रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दें। ये वो ऑल्टरनेट पे काम कर रहे हैं। इस पे आमिर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं कहने का मकसद है, जंग अगर प्रोलॉन्ग होती है उसका इम्पैक्ट प्रोलॉन्ग नहीं, मैं जो सोच जानना चाह रहा हूँ, अगर देखें जंग अभी तो ईरान तक महदूद है ना, अगर इसमें जिस तरह भी ईरान जो है कि उन पे अटैक कर रहा है कि दूसरी जीसीसी कंट्रीज़ पे, अगर रैब कंट्री में भी वो रिटेलिएट करती हैं और जंग जो एक्सपैंड होती है रीजन में, तो पाकिस्तान पे क्या, पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस होंगी? देखिए, पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है। वो चॉइस यही है कि हमारे पाकिस्तान के तमाम बरादराना ममालिक के साथ, ये मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि अब तक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने इतना अच्छा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है वर्बली, ख़ास तौर पे कतर की तरफ से भी, हम वी विल नॉट बी अटैकिंग ऑन ईरान। यूएई की तरफ से हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। उसका मकसद क्या है कि हम अटैक नहीं करेंगे तो हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक वहीं से एक, आई कैंट रिमेंबर द नेम, एक पॉलिटिकल फिगर उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें कूद पड़ते हैं तो अमेरिका खुद पीछे हट जाएगा। और ये अमेरिका की कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी, कहता था वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने। ऑप्शन ये है कि इसकी डी एस्केलेशन करे, चाइना के साथ मिलकर के करे, अरब ममालिक कंट्रीज के साथ मिलकर के। और डी एस्केलेशन का फायदा ये होगा कि तमाम कंट्री, पाकिस्तान में खासतौर पे इकोनॉमी पे खासतौर पे फर्क पड़ेगा। सिक्योरिटी में हम अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नो डाउट, हमारी सिक्योरिटी मेजर्स अमेजिंग हैं, अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तो मुझे इकोनॉमी पे हमारे बहुत ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ेगा। और डिप्लोमेसी में अगर मैं कहता हूँ रोल प्ले करते हैं तो करना चाहिए भी, अभी चल भी रहा है। इसहाकदार साहब, मैंने कहा ना कि वो इस चीज़ में कल भी पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने यही कहा है कि हम इस चीज़ में जितना पॉजिटिव रोल प्ले हो सके वो कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। अच्छा, अब हम वक्फे के बाद दोबारा आपके पास आएंगे, तो मैं एक दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ईरान की अभी डिमांड है कि आप इनको, यूरोपियंस को अपने मुल्क से निकाल दें, एम्बेसीज़ को, आप इसको कैसे देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में? फिर जिस तरह दूसरी डिमांड्स और भी कुछ, तो उस पर बात करेंगे। अभी हमने लेना है मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया की इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं, तो अब हम अपने डॉक्टर आमिर से जानना चाहेंगे कि अभी जो कि ग्लोबल की जो हम उस पर इकानमी की भी बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की भी बात कर रहे हैं, इस सारे सिचुएशन में पॉलिटिकल इकानमी का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है कि वो डिसाइड कर रही होती है कि आपकी सारी चीज़ें किस तरह मूव करेंगी। अच्छा, जब आप ये देखते हैं जो जंग चल रही है, जिस तरह अभी कुछ, यानी मैं बात की इजराइल और अमेरिका की, तो पूरी कोशिश है कि अरब ममालिक इसमें शामिल हों, और जो कि ईरान जो कि उन पर हमले कर रहा है तो वो भी एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड हो रही है। आप क्या दे रही है पॉलिटिकल इकानमी के हिसाब से कि ये जंग दुनिया में क्या लेके आने जा रही है? यानी कि एक तो हम देखते हैं पॉलिटिकल साइड पे, दूसरा इकोनॉमी की साइड पे। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले इसकी कड़ी ज़रा पिछले कमेंट से जो कि डॉक्टर साहब ने फरमाई थी, मैं उस पर थोड़ा काउंट करूं। देखिए, आपका जो उनसे एक बेसिक सवाल था ईरान पाकिस्तान का स्टैंड, उस पर मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं उस वक्त 1979 में लिबिया में था, और ये नवंबर की बात है। आप अल-तैबी एक साहिब थे जिन्होंने पुराने सऊदी गार्ड, उन्होंने काबा शरीफ पे टेक ओवर कर लिया था। और हम लोग जो लिबिया में बैठे हुए थे, हमको ये समझ आई थी कि जी ये कहीं वहाँ पे जो अफवाह उड़ी थी, क्योंकि उस ज़माने तो अखबार होते थे और न्यूज़ होते थे, तो हमें ये समझ आई कि जी ये ईरानियों ने, मतलब शोशा ये छोड़ा गया कि ये बेसिकली ईरान बैक्ड है। और सारा उस जंग की वो जो 17 दिन की सीज थी, 18 दिन की, उसकी अगर आप हिस्ट्री खोल के देखिए तो आपको ये साफ समझ आ जाता है कि वहाँ भी पाकिस्तान ने एक कली दी। हमारा SSG का ग्रोथ था जो कि यहाँ से पूरा गया, और उन्होंने सऊदी गार्ड्स के साथ मिल के फॉरवर्ड लाइन एक्शन करके उसको लीड कर रहे थे। वो बिल्कुल कर रहे थे, और ये ज़िया-उल-हक के ज़माने की बात है। तो देखिए, ये जो मैं डॉक्टर साहब की बात से तायद करता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ, और इनफैक्ट सारे ही ममालिक, आप उस ज़माने में लिबिया उठा लें, इजिप्ट उठा लें, सारे जॉर्डन, उर्दून उठा लीजिए। देखिए, बात यह कि इस सारे में पाकिस्तान की जो फ़ौजी और जो सलाहियतें हैं, और हमारी जो, उसको मैं बर्तरी नहीं कहूँगा, बस ये मैं कहूँगा कि हमारी कुछ ऐसी सलाहियतें हैं और हमें बहुत जगह हम उसको इस्तेमाल करते रहें और बरूए कार लाते रहें, जिसकी वजह से इन सारों के जो यादाश्त है इन ममालिक की, एंड में जाके कहीं ना कहीं वो मिलती है, और उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान हमेशा हक़ के साथ खड़ा है और वो अपने
अपने कभी भी अरब या नॉन अरब मुसलमानों के साथ कभी भी वो ज़्यादती नहीं होने देगा। ये तो बात बिल्कुल उनको अजबर पता है। वो ऊपर से जो अपनी रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक शहज़ादा कुछ कह दे, दूसरी शहज़ादी कुछ कह दे, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक है वो यही है, जो बेंचमार्क है वो ये है। बल्कि मैं देख रहा था, सॉरी बात करता, और ये मैं कुछ पुराना इंटरव्यू देख रहा था, किसी अमेरिकन का मेरा सेंटर था जहाँ कोई एक्सपर्ट था, उससे सवाल किया था उसने कि क्या ईरान सऊदी अरब बम बनाएगा, एटॉमिक बम? उन्हें ऑलरेडी है, कहता पाकिस्तान को वो अपना ही समझते हैं। जी जी, वो आप देखिए ना, हम पाकिस्तान पे पहले जो बीच में तो थोड़ी सी 9/11 के बाद बदजनी हो गई थी, वो इन्होंने ये कहा जी आपने सबसे पहले कहा जी कदीर खान ने उधर बम दे दिया, ये कर दिया। मतलब उनके मुंह में जो आता है असल में क्या होता है, या ना आपको पता है ना मुझे पता है, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता। जो उन्होंने लोग काम करना होता है वो किसी को बताते नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि जो ईरान का चार्ज होना, इस तरह ईरान को बहुत, और हमारी ख्वाहिश होती है मीडिया से या एक्सपर्ट से, जी जी, हमें हर चीज़ का पता हो। और दूसरी बात जो आपने अपना सवाल जैसे आपने खोला कि दुनिया पे इम्पैक्ट, और ये देखिए वहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हम लोग इस वक्त, हमारे यहाँ चूरन ही इसी तरह बिकता है, यानी जो आप इसकी मार्केट आप पे कर रहे हैं ना, मार्केट इकोनॉमी, तो मैं ये आपको लिबरल इकोनॉमिक्स पे आप लोग सारे कर रहे हैं। चूरन चलेगा नहीं जब तक आप ये जंग तब्दील नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आपका बयानिया ये है, असल में अंदर होना। आप कोविड की मिसाल से देख लीजिए, आप किसी भी जितने आप फ्लड देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये चंद दिन का चूरन होता है जो बिकता है, और इसको एकदम आप जब तक इसको एक एपोकलिप्स बना के पेश ना करें तब तक काम नहीं बनता है। ईरान पे एक बात मैं आपको करता जाऊँ कि ये जंग और ईरान और इसका इम्पैक्ट दुनिया में, ईरान उस दिन मैं इसके बारे में बड़ा गौर से सोचा है कि ईरान सबसे पहले क्या लेयर है, वो एक पारस की लेयर है उनके अंदर, ठीक है ना। और पर्शियन बहुत प्राउड नेशन थी, ये आप मुसलमान इस्लाम से पहले का उनका अगर आप देख लें 5-6 हज़ार साल की जो तहजीब है, तो वो उनका प्राइड, यानी अभी उनका प्राइड वैसे जी जी वैसे उसके ऊपर आती है इस्लाम आके आता है, ठीक है। फिर 1500 जो 15वीं सेंचुरी 15वीं सदी में आप उसके ऊपर सफ़वीद एम्पायर और शियाज़म का वो आप क्लोक आना देखते हैं। लेकिन वो शियाज़म और इस्लाम का जो आता है उसमें नीचे वो जो उनकी पर्शियन नेशनलिज्म और सिंबलिज्म, यानी जो ताज़ियाना है, ये बेसिकली एक पारस का सिंबल है, इसका ताल्लुक इस्लाम से कुछ नहीं है। तो ये उनकी ग्रोथ, और फिर आ जाता है अपना जो नेशनलिज्म जो आप देख रहे हैं, मुसद्दिक 1953-54 अमेरिका का एक्शन। तो जो उनका ईथोस, उनकी मेमोरी, इतनी गयूर कौम की मेमोरी जो कि अपने ऊपर बहुत उनकी अना भी है, उनका बहुत डीप मुशाहिदा भी है दुनिया का, वो उनके ऊपर आप जब जाके ये कहते हैं कि इन्होंने अब दुनिया, तो देखिए इस वक्त वो दुनिया से, उनकी मुआशी से उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको अपनी मुआशी सलामती से भी कोई गर्ज नहीं है। वो इस वक्त एक कॉम्बिनेशन है जिसको आप समझ लें कि एक नीचे अना है, ऊपर एक बहुत ज़्यादा मुसलमान और शहादत, वो जो शिया जो इमाम हुसैन की और उनकी जो एक उनके पास आई भी है। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें समझे, मगर बात हम करना चाह रहे हैं कि अगर जहाँ बाहर और भी प्रॉब्लम होता है जी, तो हमारी इकॉनमी पे क्या असर आएगा, हमें ये देखना है। क्यों पहले में जैसे आप बात कर रहा, आपने बात बल्कि शुरू की थी कि हमारे जो कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, या इस तरह देखिए इकॉनमी पे ना लोगों ने बहुत से बयान दिए हैं, मैं उस पर थोड़ा सा ज़रा अच्छा बयान दे दूं आपकी इजाज़त से। हाँ बिल्कुल जी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि आज से 20 साल पहले और 10 साल पहले से बतदरीज हम लोगों की सेल्फ रिलायंस बढ़ गई है। जहाँ तक हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिजली की जनरेशन को अच्छा, ये जो नुकता है ना, ये आपने तफसील से समझाना, क्योंकि ये कोई बात कर नहीं रहा, हम भी जब बात करके सुन नहीं रहा भी, ये बात देखिए मैं इसको ना बड़े तफसील से नहीं, मैं इसको एक आम तरीके से समझाता हूँ, इसमें मैं कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस मैं आपको एक मवाजना दूंगा ताकि आम आदमी को समझ आ जाए। देखिए इस वक्त जो आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आज से 20 साल पहले ठीक है उसका ताल्लुक आपके ये गैस फायर पावर प्लांट्स और LNG प्लांट्स इन सारों से होता था। लेकिन इस वक्त अगर आप सिर्फ अपना एनर्जी मिक्स देख लें, यानी वो चीज़ जिससे आप बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो आपका पहले ग्रिड फैक्टर, यानी कि वो कितनी बिजली जो कि आप नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो जो माहौल को इम्प्रेस किए बगैर, यानी कि उसका फॉसिल फ्यूल से ताल्लुक़ नहीं है, वो जो बिजली है वो आपका 80% होता था, ठीक है नहीं, आप वो फॉसिल से क्रिएट कर रहे हैं। वो 20% होता था जो था आपका था कि पानी से इधर उधर आपने, अब वो आप देखते जाएं वो हिस्सा जो है आधे से बढ़ गया है। तो मैं इसको आधे पे ही ले लेता हूं, मैं इसको लाता नहीं हूं 70 पे। जो न्यूक्लियर का बड़ा अहम रोल है, न्यूक्लियर वो 10 से हमारा ठीक है, वो न्यूक्लियर का रोल बहुत अहम है और ये बढ़ता जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर जो है, आप ये भी याद रखिए कि आज आप फैसला करते हैं कि न्यूक्लियर बनाना है, वो 10 साल में चालू होगा। ये न्यूक्लियर का एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ है
अब तो यूरोप भी मान गया। अच्छा, आप बात को करिए क्यों, फिर मुझे डॉक्टर रिजवान के पास जी जी। तो इस वक्त जो असल मसला है वो पाकिस्तान की नकलो हमल है। यानी वो जो आपने जंग का पहलू किया, मैं उसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, वो तो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन जो आम आपकी मईशत है उसको बिजली भी फ्राहम हो रही है, उसको सब कुछ फ्राहम हो रहा है, लेकिन चीज़ें हिल नहीं सक रही। तो इसका मतलब है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर, और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है, जो मेरी पॉजिटिव आउटलुक है, कि शायद ये वो जो एनर्जी ट्रांजिशन है फॉसिल से रिन्यूएबल यानी कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ, बसों की तरफ, ट्रकों की तरफ, जो कि अब तक हो नहीं सकी। मैंने परसों एक लिंक्डइन पे बयान दिया था, उस पर सारे चीनियों ने मुझे कहा कि आमिर प्लीज़ आप जो है ना, यहाँ पे अभी तक ट्रक क्यों नहीं आया इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपके ट्रक हाइब्रिड क्यों नहीं आया, आप रेल पे क्यों नहीं चला रहे, ठीक है ना। तो ये एक इस तरह की जो आपकी बात, हम आपके बात मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि शायद ये हमें वो धक्का दे जिसकी वजह से हम अपने आप को, पंजाबी में कहते हैं कुब्बत लत वजी तो उसका कुब्ब साफ हो गया तो ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर रिजवान, जो मैं आपसे पहले सवाल कर रहा था कि जब आप एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट के तौर पे बताइएगा, पाकिस्तानी नहीं, यहाँ कोई क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन नहीं, सिर्फ एक्सपर्ट के तौर पे, जो कभी ईरान ने डिमांड किया बहुत से ममालिक से, जी आप यहाँ से अपनी एम्बेसीज को, जो यूरोपियन एम्बेसीज को निकाल दें, ये इंटरनेशनल रिलेशन इस पर क्या कहते हैं, क्या ये मुमकिन है ऐसा? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है, ये ईरान को भी पता है कि कोई नहीं निकालेगा, लेकिन आप ये देखें, एक होता है वॉर टाइम नैरेटिव। वॉर टाइम नैरेटिव ये होता है, ईरान अपना जो बयानिया बनाना चाह रहा है ना, कि अमेरिका को कोई इख्तियार नहीं है यहाँ पे अपनी बेसिस रखे, बेसिस लेजिटिमेट टारगेट हैं, बेसिस के ऊपर टारगेट करने के बाद, मैं आता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि जनाब इनकी एम्बेसीज भी हमारे लिए टारगेट है, क्योंकि इन्होंने हमारे स्कूलों पे अटैक किया है, इन्होंने हमारे ऑयल फैसिलिटीज पे, अगर आज अभी आप देखें जो स्टैटिस्टिक्स है, मैं देख रहा था 36,500 के लगभग सिविलियन यूनिट्स तबाह कर दिए। मतलब इतना बड़ा जो है अटैक ईरान के ऊपर जो उन्होंने किया है सिविलियंस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे ममालिक अपने ममालिक से इसराइली या अमेरिकी सफीरों को निकाल दें, लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए, वो दुनिया जिनके दिल में ईरान के लिए सिंपैथी है, वो लोग अपार्ट फ्रॉम दिस, उनके लिए है कि ये देखें हमने ये डिमांड रखी और वो होना नहीं। दूसरी बात ये है, अमेरिका के ऊपर से मिसकैलकुलेशन तो हुई है। अगर आप वॉर स्टडीज करें तो वॉर स्टडीज में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है वॉर गेमिंग। अमेरिका अपनी वॉर गेमिंग करता है दुनिया में अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए, और ईरान ने पिछले 40 साल में जितनी वॉर गेमिंग की है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे की है। अभी भी जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीटर हेक्स है, तो वो यही बता रहे थे, और वो बयान उनका बिल्कुल एक पजलिंग है, जिसे दुनिया के बड़े इदारे बता रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। एश्योरेंसेस भी दी हैं कि हम खुलवा लेंगे, लेकिन ट्रैफिक वहां से पास नहीं हुई। तो मकसद बताने का यह है, इस टाइम जो अमेरिका की एक दुनिया पूरी के रूल हुकूमत करने का जो वॉर गेमिंग है, वो तो है कि वहां पे उन्होंने हर साइड पे इंडो पैसिफिक को भी देखना है, उन्होंने अटलांटिक को भी देखना है, उन्होंने मिडल ईस्ट, हर जगह। लेकिन ईरान ने सिर्फ डिफेंसिव वे में हॉर्मुज और अपनी सिक्योरिटी को देखना है, और उसमें मैं ये समझता हूँ इस टाइम जो वॉर फेवर कर रही है वो ईरान को कर रही है। रीजन है, अमेरिका के साथ जिंदगी में पहली दफा जब से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाना शुरू किया दुनिया को, या इसके अंदर मालूमात देखनी शुरू की, रिसर्च शुरू की, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के साथ यूके ना खड़ा हो, स्पेन ना खड़ा हो, अमेरिका के साथ जापान या दीगर एलाइज की सिर्फ एक ये हो कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं लेकिन फोर्सेज नहीं भेजी, नेटो भी वहां वैसे नहीं खड़ा, सिर्फ कंट्राडिक्शन आ रही। तो इसका मतलब यह है अमेरिका और इसराइल अकेले ही ये जंग लड़ रहे हैं, और अमेरिका को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स, जो ये इस खित्ते में लेकर जितनी उसकी बेसिस थी या उसके जो वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको कोई टारगेट करे, तो ईरान ने वो भी किया। तो मैं कहने का मकसद ये है, मिलिटरीली इस जंग में अमेरिका जीत तो गया था पहले 72 घंटे में, अब ये जो अननेसेसरी प्रोलॉन्ग की जा रही है उसकी मुझे भी समझ नहीं आ रही, इसमें ईरान क्या पलड़ा। वो एक अलग बात है, लड़ाई कहाँ तक जाती है। मेरा जो कहने का आपसे बेसिक सवाल है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी जो कि पहले दिन को प्रोटेस्ट हुए थे कुछ एम्बेसीज पे, तो उसमें जस्टिफिकेशन दी गई थी कि इनके हमला हुआ है तो इसलिए हमने इन एम्बेसीज पे प्रोटेस्ट किए। क्या ये अब एक यानी कि रैशनल अप्रोच है? क्योंकि जब पाकिस्तान पे इंडिया की तरफ से हमला हुआ था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया में बैठे हुए थे ना, वहाँ बात कर रहे थे, उनसे माहदे कर रहे थे। क्या ये रैशनल है कि यहाँ ये सिर्फ वॉर टाइम के लिए? मैं बताता हूँ, देखें इसमें बड़े सारे लोगों के जज्बात मजरू होंगे, ये रैशनल नहीं है। रैशनल इसलिए नहीं है, देखें रामे साहब, पाकिस्तान के ऊपर आपने खुद ही कहा अटैक हुआ, इंडिया ने अटैक किया, तो किसने वहां पे जाके वहां पे ईरानियंस होंगे या जो भी हैं, किसी ने आज तक कोई नहीं उस पर प्रोटेस्ट किया। हमारी
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेकर आज तक हमने फलस्तीन को अनकंडीशनल सपोर्ट दी है, इसराइल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे कितने वो फलस्तीनी थे, उन्होंने कहा हो कि हाँ हम आपके साथ हैं। ये रैशनल अप्रोच इसलिए नहीं पाकिस्तान में जो लोग निकले हैं, मैं समझता हूँ उनकी नुमाइंदा हुकूमत है, और हुकूमत में जो लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे, उनके वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें पता है कि हमने अपना प्रोटेस्ट एक मुहज्जब तरीके से लॉन्च कैसे करना है और किस जगहों पे करना है। मेरा ख्याल है हमने वी आर डूइंग वेरी वेल ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट। बिल्कुल, आप देखिए जब हमारे परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उनके बयान देखें, किसी और मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको बात करें। 3 ही मुल्क हैं जो कि चाइना, पाकिस्तान और रशिया। बिल्कुल, आप देख चुके होंगे कि बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं विद ईरान इवन और विद सऊदी अरेबिया, विद अदर गल्फ स्टेट्स, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। और हमें बड़ी वाजी हमारी स्टांस है इसके ऊपर। और जो जो आप देखें सिविलियंस पे अटैक हुआ, उसे पाकिस्तान ने भी कंडेम किया और दुनिया पूरी उसको कंडेम करी है। बाकी कमिंग बैक टू योर बिगिनिंग क्वेश्चन जो आपने इन द वेरी बिगिनिंग पूछा, वो यही था कि क्या ये रैशनल है, तो ये रैशनल नहीं है पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि जो ईरान की डिमांड थी, वो डिमांड इसलिए नहीं कि वो निकाल देंगे, डिमांड इसलिए कि दुनिया में जहां जहां लोग बैठे हैं जिनकी सिंपैथी ईरान के साथ है, वो ये देखेंगे ईरान ने कितनी बड़ी डिमांड रखी। अगर वो मुल्क नहीं निकालते तो उस मुल्क के लिए वो दिल में रखेंगे एक बड़ी छोटी सी डिमांड थी, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि सफीर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि सफीर निकालना बहुत बड़ी बात है। वियना कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे एस्टैब्लिश होते हैं, उसका मतलब है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दोज डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इन्हें नहीं पता हम लोगों को। मैं ये समझता हूं कि दिस वाज मोर स्ट्रेटेजिक मूव। मुझे ये लगता है कि अगर ये ऐसी की बात होगी, जो पाकिस्तान एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि नहीं ये गलत किया है अमेरिका ने और इसराइल में, और यहाँ पर कोई इसको हक नहीं पहुँचता था कि वो ईरान पे हमला करें। और दूसरी बात देखें, पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम भी इनके साथ खड़ी है। आप भूल जाए इस वक्त वो शिया सुन्नी को अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कहते हैं नहीं जी हम भी मुस्लिम उनके साथ खड़े हैं और है। तो इस तरह की जो डिमांड्स है, मे बी इसको मैं आपको दोबारा आपसे बात करूँगा कि इसका लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। डॉक्टर आमर, अभी आप बात कर रहे थे कि हम शायद ट्रांजिशन कर जाएँ जंग के बाद, जंग हमें वो एक पुश दे दे कि वो जो हम ट्रांजिशन रुकी हुई थी बल्कि रिवर्स करना शुरू कर दी थी। जैसे सोलर को हमने इस तरह यानी कि वो एक फॉरबिडन करना शुरू कर दिया था, वो हो जाएगा। रैशनली कितना अर्सा तक हम ये कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट इस पर डिसाइड कर ले? तो एक तो है ना कि विश लिस्ट, यानी कि बस कोई फिक्र की बात नहीं, सुबह तक हो जाएगा सारा कुछ। देखिए, रैशनल ट्रांजिशन जो है ना वो 5 से 7 साल है, जो कि कोई इंसान की उम्र में या किसी मुल्क की जो माशी उम्र होती है उसमें कोई बहुत बड़ी मुद्दत नहीं है। तो लेकिन इसके अंदर जो आपने मिसाल तौर पे जो देखिए अभी ये जो आपने पूछा कि जी ये कितना टाइम लगेगा, तो अभी फ़ौरन भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल तौर पे रेल को ज़्यादा फ़ाल बनाना, गुड्स की मिसाल मैं दे देता हूँ, तो यानी कि आप वही चीज़ जो 1 रुपये में पहुँचाते हैं वो रेल में आप 10 पैसे में पहुँचा सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से चलाइए। तो इशू ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी जिन पे स्विचिंग बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, रेल पे जल्दी हो सकती है, रेल पे स्विचिंग काफ़ी जल्दी हो सकती है। ये एक नीयत का मसला है। अगर आज आप इसकी प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कि ट्रैक एक्सेस दे दें किसी ट्रांजिशन कंपनी को, तो वो साल के अंदर अंदर आपको मेजर शिफ्ट दिखा सकती है। मगर नहीं, यहाँ तक और बड़ी अच्छी बात जो ML1 हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ML1 का देखिए रोड़ी का जो स्ट्रेच है 90 किलोमीटर वाला, कराची वाला, वो अभी शुरू हुआ है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनको हम इतना ट्रैपिंग्स के साथ बांध देते हैं तो कि उनको बनते बनते सदियां लग जाती हैं। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, मैं बात लंबी नहीं करूंगा, वापस आते हैं कि अभी जो ट्रेनें चल रही हैं या जहां चल सकती हैं, तो किसी ने आपको ये कहा नहीं कि आप उसको 100 किलोमीटर पे भगाएं गुड्स को, मालबरदार ट्रेन को। मालबरदार ट्रेन अभी भी अगर आप 40 पे चला लें और उसको एक दिन में आप कराची 1.25 दिन में पहुंचा दें, आप बहुत से लोगों से सस्ता माल ट्रांजिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये काम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे एक मुनासिब इदारा अब रहा ही नहीं है, और इसकी बात हम क्या करके थक गए। अच्छा, इस पे तो बाद में बात करेंगे। अभी एंड की तरफ जा रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अगर हमारा रुपये डेप्रिशिएट होता है, जिस तरह आप कहते हैं डॉलर स्ट्रांग होगा, तो हमारी इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन होगी? जी देखिए, अभी तो हम एक बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं आपने, और ये जो इन्फ्लेशन का सवाल है, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने काफ़ी कदरे बेहतर फैसला किया कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं किया, क्योंकि वो इसको देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन एज हो रही है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कोई 6.5-7 के करीब इन्फ्लेशन पहुंच रही है।
तो ये जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन देखा जाए फिर मैं वहीं आ जाता हूँ कि जब तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी यानी कि मवासलाती और ये नकल की प्राइसेस से नहीं होता, इसका अभी जो हमारी जो पुल इन्फ्लेशन थी उसके अंदर अगर आप गौर करिए तो काफ़ी जो अंसर है वो ये शायद खुर्द नोट जिसको सॉरी मतलब जो कमोडिटीज़ होती हैं खाने पीने की चीज़ उसके अंदर डिपेंड करता है। तो जब इनकी प्राइसेस और दूसरी ये कि आपके आम FMCG गुड्स कितने बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी यूटिलिटी बिल्स इस वक्त जो आप देख रहे हैं गैलप का सर्वे आपको दिखा रहा है कि इस वक्त यूटिलिटी बिल्स आर क्रशिंग यानी रेंट और यूटिलिटी बिल्स ये एक 50% अभी मैंने खाना और जो है ना खाना वाना ये अलग हो गया मतलब ये दो चीज़ें आपको 60 से 70% आपकी आमदनी खा रही हैं। तो इसलिए ये मेरा कहने मतलब था अमर जी आप देखते हैं जब ये जंग है ये सिर्फ एनर्जी की नहीं है, जिस तरह पहले बात की वहाँ से फर्टिलाइजर्स आएंगी, गैस आएगी जो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होती है, सबकी कीमत बढ़ जाएगी। देखिए फर्टिलाइजर, हीलियम और तेल ये तीन चीज़ें आप हीलियम भूल गए थे। हीलियम वो है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर उससे आप कूलिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी। लेकिन फिर बात ये आती है कि पाकिस्तान के ऐसा कोई AI बनाता है कुछ, हम तो एंड कंज्यूमर हैं तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये गुड स्टैटिक रह सकते हैं यानी कि इसमें हम नई वो ख़रीदे बगैर जिंदा। बात वहीं आ जाती है कि आपको जो आपने एक्सचेंज रेट की बात की कि एक्सचेंज रेट आप इमेजिन करो कि अगर अचानक 300 से 400 चला जाता है, ठीक है, तो उस वक्त फिर ये जो प्रेशर आएगा इकॉनमी के ऊपर वो आपकी जो एनर्जी कॉस्ट और ये जो है वो फिर भी अगर अपने आप को मेनटेन कर सकें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपने मैं छोटा सा मिसाल फिर दे देता हूँ कि कराची थर का वो सेक्शन खुल रहा है तो इसका मतलब है कि आप कोयले को ला सकते हैं ज़्यादा आसानी से। आप पूछते हैं ना कितनी देर लगती है, यानी एक महीने का काम है। आपने बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, डॉक्टर रिजवान से भी बात कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। मगर बात यह कि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का अभी टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम मेरा ख्याल करता है कि हम इस पर एक एपिसोड कर लेंगे किस दिन कि अगर हमें हमारे शेड्यूल ने इजाज़त दी। नाज़रीन 2-3 बातें तो बड़ी अहम हैं कि जो अभी जंग है, पहली बात जो कि दोनों एनालिस्ट की बात की थी, ईरान पे जो हमला हुआ है इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जंग ये नाजायज़ है और किसी मुल्क को कोई हक़ नहीं किसी के दूसरे मुल्क पे जाके हमला करे। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी कोई हक़ नहीं कि आप उस मुल्क की जाके लीडरशिप को चेंज करें और यहाँ तो आपने उनकी लीडरशिप को शहीद कर दिया। और जो तीसरी बात है, ये जंग अगर चली तो पूरी दुनिया पे इस पर काफ़ी गहरे असर होंगे। जो तीसरी और चौथी बात जो हमें बड़ी अहम हमारे लिए, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो अभी तक हमारा जो रोल रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है। हमने इस तमाम पार्टीज़ के साथ एंगेज हैं। अगर आप देखें तो हमारे जो क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान के प्रेसिडेंट से भी बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब इधर उधर लगे हुए दोनों जगह जाते हैं, बाकी ममालिक से बात कर रहे हैं। हमने जो कम्युनिकेट किया है तमाम पार्टनर्स को कि पाकिस्तान का एक ही इंटरेस्ट है कि रीजन में जंग ना हो और रीजन जो है कि पीसफुल हो। इसके लिए अभी तक तो हमारी जो एफर्ट्स हैं बड़ी अच्छी जा रही हैं और उसके फ्रूटफुल भी हैं कि अभी तक वहाँ जंग जो है कि वो एक्सपैंड नहीं हो रही। अभी तक जो यानी कि तमाम ममालिक हैं जो कि आपस में अभी तक वो एक दूसरे को कुछ हद तक स्पेस दे रहे हैं और रिस्ट्रेन है। हमें उम्मीद करनी चाहिए ये जंग ख़त्म हो जाएगी और रीजन में नहीं फैलेगी। और इसकी जिस तरह कि डॉक्टर आमर ने बात की है कि हम पे मिनिमम इम्पैक्ट हो सकते हैं कि हम इसको अपने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की भी बात करें। तो देखते रहिए बसात, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।